जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको अभी मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो दिया है इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का, तो मैं उसका लिंक भी इसी में वीडियो में डाल देता हूं। अगर आपको पसंद आए तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन करवाते हैं ओनली एक वीडियो में। तो आज हमारा ये दूसरा है, तो उसका आप हेडलाइंस देख लीजिए, इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। और इस प्रश्नोत्तरी में जो आपका ये MCQ सीरीज है, ये सीरीज नंबर 2 है, यानी सीरीज में वीडियो नंबर 2 है। तो इसका अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पिछले आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं पिछले वीडियोस में, तो अब ये आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर आप हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, वो पूछ रहा है कि होम रूल आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। आप लोग जानते हैं कि होम रूल आंदोलन, मैंने आपको जो पीछे वाले वीडियो MCQ वगैरह की हिस्ट्री क्लासेस लिए हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि होम रूल जो आपका आंदोलन था वो किसने किसने स्टार्ट किया था। तो होम रूल आंदोलन वो तो आप लोग जानते ही हैं, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आपको ये मुझे कमेंट में बताना ही है। तो आपके जो ऑप्शन है होम रूल आंदोलन से, तो ये होम रूल आंदोलन से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा। ये है आपका भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, ये तो पहला उद्देश्य था। और दूसरा की बात की जाती है भारत साम्राज्य के लिए युद्ध में अधिक सहायक हों। और तीसरा जो था वो था आपका भारतीय राजनीति को उग्र धारा की ओर ले जाने से रोकना। तो होम रूल में से जो होम रूल लीग था उसका उद्देश्य क्या था इन तीनों में से, या तो फिर आपका अगला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। तो इसका जो है उपयुक्त सभी हैं। अब जैसे कि इसमें एक्सप्लेनेशन की बात की गई है, तो ये हो जाता है कि आयरिश महिला यहाँ पे क्यों लिखा गया है, और भारत में दो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसमें आपका एक है आयरिश महिला और दूसरा लिखा गया है भारत में। हालांकि मैं एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी तरफ से दिया है, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ क्योंकि ये जो आयरिश महिला थी उन्होंने ही इस होम रूल आंदोलन को स्टार्ट किया था। और दूसरा ये भारत है, भारत का मतलब ये हो जाता है कि वो महिला आयरिश की ज़रूरत थी, लेकिन उसने भारत में आकर के होम रूल आंदोलन की नींव डाली थी। तो अब आप लोगों को बताना है, इतना तो हिंट आपको बहुत ही मिल चुका है हिंट, कि अब आप बताएंगे कि आखिर ये आयरिश महिला थी कौन। उस महान महिला का नाम आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, आ जाते हैं। तो अब आपका एक्सप्लेनेशन आ चुका है। तो एक्सप्लेनेशन में थियोसॉफिकल सोसाइटी की संचालिका, चलो ठीक, हालांकि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से कहा था कि आप बताइएगा, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे नाम आ गया है, एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट जी जो थी उन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था। और दूसरे जो हमारे थे वो लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने भी इसमें बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। हालांकि अलग अलग इन लोगों की दोनों की थी होम रूल लीग्स, लेकिन फिर भी दोनों का काम एक ही था और एक ही देश में एक ही तरीके के व्यक्तियों को समझाना और उन्हें एकत्र करके अपने हकों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो अब ये बात करते हैं कि ये जो है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है आपकी, इसकी संचालिका भी श्रीमती एनी बेसेंट थी। और बाद में इन्होंने थियोसॉफिकल को ही इन्होंने एनी बेसेंट जी ने बदल दिया था, आपका जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है उसी में। ठीक है, तो उसमें जब इन्होंने बदल दिया तो हालांकि लोकमान्य तिलक जी जो थे उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल एक नए सिरे से स्टार्ट किया था। तो नए सिरे से स्टार्ट करने की वजह से इनके पास थोड़ा स्थान भी कम था और कम जगहों तक ही ये फैल पाया। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी ये काफ़ी पुराने समय से चली आ रही थी, और इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी में ही हर जगह पर अपने अपने ऑफिस इन्होंने बनाए। और इस वजह से जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है होम रूल आंदोलन की उद्देश्य, तो होम रूल आंदोलन जो था ये बहुत ही लंबे और बहुत ही ऊंचे स्तर तक पहुंचा था, जो कि श्रीमती एनी बेसेंट जी ने चलाया था। और इसी वजह से जो भी उद्देश्य होंगे वो उस होम रूल लीग के बताए जाएंगे, जो कि एक ऊंचे स्तर तक पहुंचा था। तो ऊंचे स्तर तक जो पहुंचा था वो था आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी वाला, जिसकी संचालिका थी श्रीमती एनी बेसेंट जी। हालांकि एक दूसरा नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, लोकमान्य तिलक जी, इन्होंने भी इसे स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या थे। तो एक तो था होम रूल आंदोलन, एक वैधानिक आंदोलन था। इसका प्रथम उद्देश्य था कि भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। हालांकि फ्रेंड्स जितने भी हमारे आंदोलन आएंगे उनमें से अधिकतर जो आंदोलन होंगे उन सभी का उद्देश्य जो होगा वो होगा आपका
स्वशासन प्राप्त करना। ये चीज़ आप कॉमन है, ये समझ लीजिएगा कि लगभग सभी आंदोलनों का एक ही उद्देश्य होगा, स्वशासन प्राप्त करना। दूसरे पे बात करते हैं तो होम रूल आंदोलन इस विचार पर आधारित था कि स्वशासित भारत साम्राज्य के लिए युद्ध में अधिक सहायक हो सके। यानी जो अगर कभी को हमें आज़ादी छीननी पड़े, ये अपनी मर्जी से ना दें, हालांकि मुझे छीननी ही पड़ी थी, तो वहाँ पर हम लोग उनके सामने खड़े होने के लायक हों, तो ये आपका दूसरा था। और तीसरे की बात करते हैं तो इस आंदोलन का उद्देश्य भारतीय राजनीति को उग्र धारा की ओर ले जाने से रोकना था। यानी कभी को ऐसा ना हो जाए कि जरा सी बात को लेकर के कोई व्यक्ति हिंसा कर बैठे और जब कोई हिंसा करेगा, जब हम जाहिर सी बात है कि जब अंग्रेज किसी भी बात को लेकर के उनके मन में जब आता था तो किसी को उठा के जेल में बंद कर देते थे, किसी को उठा के सज़ा दे देते थे। तो यहाँ पे अगर ज़रा सा भी कोई व्यक्ति उग्र हो जाएगा तो उसे तो और कठिन सज़ा दी जाएगी। और उसे देख करके हमने जो एकता की भावना को विस्तृत किया है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक में जोड़ा है, वो सब उसकी निर्ममता को देख करके टूट जाएंगे और एकता वाला जो संकल्प है वो अधूरा रह जाएगा। तो इसी वजह से उग्र धारा की ओर ले जाने से रोकना इसका एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य था। और इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने कि इसीलिए इन्होंने शांतिपूर्ण और वैधानिक आंदोलन चलाना श्रेयस्कर समझा था। यानी मतलब हमें बिल्कुल भी अहिंसा के रास्ते पर ही चलना है, हिंसा बिल्कुल भी करनी ही नहीं है। अब आगे आपका चौथा उद्देश्य देखते हैं। तो चौथा उद्देश्य क्या है कि युद्ध काल में भारतीय राजनीति शिथिल पड़ गई थी, अतः भारतीय जनता को सुसुप्त अवस्था से जगाने के लिए, यानी जो बात करते हैं कि जो राजनीति थी, राजनीति बिल्कुल सब ठंडी पड़ गई थी, क्योंकि ये वही समय है जब बंगाल का विभाजन वगैरह हो चुका था और उस समय पर फिर सारे के सारे शांत हो गए थे, कुछ भी नहीं आगे चल रहा था। तो लोकमान्य जी और एनी बेसेंट जी, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। और इन्हीं सभी की बदौलत जो हमारा लखनऊ का 1916 का अधिवेशन हुआ था, ये उन्हीं की बदौलत हुआ था। और इसी में आपका जो मुस्लिम लीग था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, वो भी आपस में मिले थे। और गरम दल नरम दल जो 1907 में टूटे थे, वो भी 1916 के लखनऊ के अधिवेशन में ही आपस में आकर के मिल गए थे। तो एक ये एकता का बहुत ही बड़ा जीता जागता स्वरूप था। नेक्स्ट जो है आपका 5 नंबर में देखते हैं, होम रूल आंदोलन भारत के लिए स्वशासन की याचना नहीं वरन अधिकारपूर्ण मांग की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। यानी हमें स्वशासन, ऐसा नहीं है कि यार मुझे स्वशासन दे दो, स्वशासन दे दो, भैया स्वशासन दे दो, चाचा जी स्वशासन दे दो। अरे क्या है भाई, हमारा अधिकार है, हम अधिकार पूर्ण मांग करेंगे, हम भीख में नहीं मांग रहे हैं आपसे। ये भी इसका एक बहुत ही बड़ा फैक्ट था। हाँ देखो, जैसे कि आप मैंने जो आपको बताया था अभी लखनऊ समझौते वाली बात, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लखनऊ समझौता कब और किसके बीच हुआ था। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। तो दिसंबर 1916 जो था, ये आपका लखनऊ में अधिवेशन हुआ था और उसी में ये हुआ था। तो अब इसका आंसर जो तो आप जान ही गए हैं, अब आपके एक्सप्लेनेशन की ओर आपको लेके चलते हैं। तो जो लखनऊ समझौता हुआ था वो दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयत्नों से 1915 ईस्वी में कांग्रेस और लीग के अधिवेशन जो था वो बम्बई में एक ही दिन बुलाए गए थे। यानी एक दिन का मतलब क्या हुआ, आप कहते हैं कि एक दिन अधिवेशन एक कैसे हो सकता है। अरे भाई, जो 1915 में मुंबई में अधिवेशन हुआ था, उस समय तक आपकी जो मुस्लिम लीग थी ये भी एक बहुत ही ऊंची संस्था बन चुकी थी, क्योंकि इसे भी काफ़ी समय हो चुका था और कांग्रेस तो 1885 से चली ही आ रही थी। तो दोनों लोगों ने मुंबई में ही एक ही समय पर दोनों ने अपने अपने अधिवेशन रख दिए थे। तो यहाँ पर आगे क्या हुआ, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय जी और कई भी ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो कि बहुत ही बड़े मतलब विचारधारा के लोग थे, इन्होंने इसमें भाग लिया। और भाग लेने के बाद में कांग्रेस लीग ने एक संयुक्त, कांग्रेस और लीग जो थी यानी मतलब कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग, इन लोगों ने एक संयुक्त कमेटी की नियुक्ति कर दी। अब जो संयुक्त कमेटी की नियुक्ति करेंगे तो कमेटी कुछ ना कुछ तो काम करेगी। अब इस कमेटी का काम क्या था, किस लिए इस कमेटी को रखा गया था, तो इस कमेटी का एक ही सिर्फ काम था, वो था दोनों संस्थाओं के बीच में मेल भाव को उत्पन्न करना, जिससे कि कांग्रेस और लीग की योजनाओं के नाम से भी जाना जाता था। यानी इस संस्था को कांग्रेस और लीग योजना
भी जाना जाता था। ठीक है, तो इसके बाद में इसके जब पुनः अधिवेशन होता है तो मतलब अभी तो 1915 में मुंबई में हुआ था, तो हर साल में एक ही बार अधिवेशन होता था और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर अधिवेशन बुला लिया जाता था। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली एक साल में एक ही अधिवेशन होता था। तो इसके अगला जो हुआ 1916 में, वो कहाँ हुआ? वो हो गया आपका लखनऊ में। तो लखनऊ में जब हुआ तो यहाँ पे मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना जी। ठीक है, जबकि जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे आपके अंबिकाचरण मजूमदार जी। ठीक है, लेकिन अगर अभी आपका क्वेश्चन आ जाए कि 1916 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष की बात जब की जाएगी तो अंबिकाचरण मजूमदार का ही आंसर आपको लगाना है, क्योंकि वहाँ पर तो जब एकता हो गई थी, एकता होने से पहले दोनों पार्टियों के अध्यक्ष अलग अलग थे, लेकिन एकता होते ही अंबिकाचरण मजूमदार को दोनों पार्टियों की कमान दे दी गई थी। ठीक है, तो अब आपका कौन रह जाएगा? केवल अंबिकाचरण मजूमदार जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्रेंड्स चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करके और शेयर वगैरह करके, लाइक करके थोड़ा सा मेरा भी प्रोत्साहन कर दीजिए। आप लोगों की से बस एक ही तो उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बना था? अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि अलीपुर केस क्या था। चलो, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अलीपुर जो केस है, अलीपुर केस में जो सरकारी गवाह बना था वो कौन था। यहाँ पे देखो, एक तो आ जाता है अरविंद घोष, ठीक है, दूसरे आपके नरेंद्र गोसाई जी, तीसरे आपके कन्हैयालाल दत्त और चौथे आ जाते हैं वीरेंद्र कुमार घोष। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आखिर क्या हुआ। तो यहाँ पे आप लोग ये देख लीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो रहे आपके अरविंद घोष। भाई अरविंद घोष जी जो थे वो तो आपके स्वतंत्रता मतलब जो संग्राम के सेनानी थे उनमें तो सबसे आगे ही रहते थे, तो वो अलीपुर केस में सरकारी गवाह भाई क्यों बन जाएंगे? तो वो तो आपके बन नहीं सकते, तो इन्हें हम कर देते हैं कैंसिल। फिर उसके बाद में वही हाल आ जाता है वीरेंद्र कुमार घोष का, वो भी उसी में थे। और कन्हैयालाल दत्त जो थे वो भी उस समय बंगाल में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। तो ये तीनों व्यक्ति तो ये सब करेंगे नहीं, कन्फर्म। तो बचा कौन? नरेंद्र गोसाई जी। तो इन्हीं को बना दीजिए सरकारी गवाह। ठीक है, चलो आंसर देख लेते हैं चल के क्या है। हाँ जी, तो आंसर आपका नरेंद्र गोसाई ही है। ठीक है, आप देखिए, आप इसके बारे में और भी जानकारियाँ ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अलीपुर केस में सरकारी गवाह जो थे वो मैंने आपको बता दिया कि नरेंद्र गोसाई जी बने थे। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं नरेंद्र गोसाई जी को। तो ये नरेंद्र गोसाई को मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको कलकत्ता वाली बात बताई थी, तो यहाँ पे देखिए आप, देखो जिसकी कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने हत्या कर दी थी, किसकी? नरेंद्र गोसाई की। क्योंकि ये जो थे, इन्होंने सही पूछा जाए तो सही मायने में इन्होंने धोखा ही किया था। तो उसकी सज़ा अगर देखा जाए तो मेरे समझ से तो यही एक सज़ा बनती है। हत्या कर दी, बहुत ही अच्छा किया। हालांकि आप लोग अपना समझिए, मेरी समझ यही है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, कलकत्ता के जो मणिक तल्ला था उसमें गुप्त सूचनाओं के आधार पर एक बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी। इसमें अनुशीलन समिति के प्रसिद्ध नेता अरविंद घोष के छोटे भाई वीरेंद्र कुमार घोष सहित कई लोगों का अभियोजन किया गया। अभियोजन का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसा था कि जो मणिक तल्ला था वहाँ पर देश को आज़ाद कराने के लिए जो हमारे पास हथियार वगैरह नहीं थे, तो इन लोगों ने कहीं पर बम बनाने का कारखाना खोला, तो कहीं पर कुछ हथियार बनाने के कारखाने खोले, तो कहीं पर आपके ये लाठी डंडे वगैरह और तलवार बर्छी वगैरह ये सब बनाने के कारखाने खोले थे। तो इन्होंने जा कर के बस सरकारी गवाह बनने की तो बात बाद की आती है, सबसे पहले तो इन्होंने खबर कर दी। जब खबर कर दी तो वहाँ पे छापा पड़ गया, बहुत सारे लोग मारे भी गए वहाँ पे, और बाकी बचे हुए कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ घायल हुए। तो यानी बहुत ही बुरा हाल हुआ था। तो उसी को नाम दे दिया गया था अलीपुर षड्यंत्र। तो ये अलीपुर षड्यंत्र केस इसमें इसी वजह से दिया गया। और यहाँ पे आप देख लीजिए, दिया हुआ है कि यहाँ पे 39 यानी 39 क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिसमें से एक जो नरेंद्र गोसाई थे वो पुलिस का मुखबिर बन गया था। बस यही इतनी सी बात थी। बस इसी वजह से मुझे इस मुखबिर पर यानी नरेंद्र गोसाई पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को कि वहाँ पे अगर मैं होता ना तो मैं भी यही करता।
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई साथियों के पते ठिकाने वगैरह बता दिए, जिसमें कि जो आपके कन्हई थे, सत्येंद्र थे, मतलब ये इतने महान व्यक्ति थे। और इन्हें बाद में मतलब क्या बताया जाए, छोड़ो, जाने भी दो। इन लोगों ने तो बहुत ही हद कर दी। मतलब इतने अच्छे व्यक्ति थे, भारत को आज़ाद करवाने जा रहे थे, लेकिन वो कुछ पैसों के लालच में आकर के उन्होंने देश को बेच दिया। ठीक है, अब चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अलीपुर षड्यंत्र केस जो है, उसमें अरविंदो घोष का बचाव किसने। तो बचाव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके, देख लीजिएगा। देखो, नरेंद्र गोसाई जी जो हैं, इन्हें तो आप सबसे पहले काट के अलग कर दो, क्योंकि ये तो करेंगे नहीं। ठीक है, वरिंद्र कुमार घोष जो थे वो बेचारे खुद फंसे हुए थे, वो क्या करेंगे। कन्हैयालाल दत्ता जी थे, वो खुद फंसे हुए थे, वो बेचारे क्या करेंगे। तो बचा इसमें कौन, देशबंधु चित्तरंजन दास जी। ठीक है, तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी जो हैं, उन्होंने अरविंदो घोष का बचाव किया था। देखिए आपका ये आंसर है, देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। उसके बाद में आप देख लीजिए कि अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष का बचाव देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने किया था। अगर इनके बारे में पूछते हैं तो चित्तरंजन दास जी जो थे वो एक बहुत ही अच्छे वकील हुआ करते थे उस समय के। ठीक है, वे जो मतलब ढाका का जो षड्यंत्र केस हुआ था, वो उस केस में भी बचाव के पक्ष में ही थे। समय मिलेगा तो मैं आपको ढाका का जो षड्यंत्र केस है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो 1921 में जो अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ था, उसमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। कभी कभी पूछा जाता है कि चित्तरंजन दास जो थे, यानी सीधे आप कहेंगे तो सीआर दास, इन्हें शॉर्टकट में बोला जाता है, तो सीआर दास का पूछा जाता है कि वो किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये जो आपका 1921 का जो हुआ था उसमें ये बने थे। हालांकि फ्रेंड्स ये जो हैं आपके, ये कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि 1921 के बाद के जो हैं वो आप एक बार देख करके और पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपके 1921 के बाद में ही गांधी जी भी आपके बनते हैं और सरोजिनी नायडू जी बनती हैं। तो यानी महापुरुष लोग भी, जिन्हें हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, वो लोग इसी पीरियड में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। और ये सन अक्सर करके क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। तो हालांकि मैंने फ्रेंड्स आपको ये बता दिया है कि अरविंद घोष वगैरह किस में पकड़े गए थे। तो मणिकतल्ला में इन्होंने बम बनाने की जो फैक्ट्री थी इन्होंने खोली थी और उसमें मुखबरी के कारण ये लोग पकड़ लिए गए थे। और अगर वहाँ पे बात की जाती है कि समिति कौन थी, तो उस समिति को अनुशीलन समिति कहा जाता था। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था कि महाराष्ट्र में जो थी उसका नाम क्या था, अभिनव भारत समिति, और यहाँ पर था जो अनुशीलन समिति है, नाम कुछ एक जैसे होने की वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अनुशीलन समिति जो है वो आपकी बंगाल की है, और अगर बात की जाती है अभिनव भारत की या मित्र मेला की, तो वो है आपकी महाराष्ट्र की। तो इस घटना को जो है तो मतलब अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें 39 क्रांतिकारी जो थे, हमारी 29 क्रांतिकारी वो पकड़े गए थे, जिनमें से मतलब अरविंद घोष जो थे वो एक अभियुक्त थे, लेकिन उन्हें बाद में रिहा कर दिया था, क्योंकि उनकी जो पैरवी थी वो अब सीआर दास ने की थी। हालांकि पैरवी सभी की सीआर दास ने की थी, लेकिन उस समय तो सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही थी कि जितने ही छूट जाएं उतने ही कम हैं। हाँ, तो उस समय अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया था। तो ये थे आपके आज के 4 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।